हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th साइंस फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है और हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। Whenever a chemical change occurs, कभी भी जब एक केमिकल चेंज अकर होता है, केमिकल चेंज का मतलब हम लोग कहेंगे कि नया प्रोडक्ट जब बनता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन टेक ओवर हुआ है। जैसे आपने मिल्क को रखा और वो कर्ड यानी दही में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि एक नई चीज आपके पास बन गई है, अ न्यू प्रोडक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन सिंपली किसको बोलेंगे? जहां पर एक केमिकल चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देन एक आपके पास फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी में, जो मैग्नीशियम रिबन आप उसे क्लीन अप करते हो और उसके बाद उसको हीट करते हो, तो वो वाइट फ्लेम देते हुए बर्न करता है। ये इंपॉर्टेंट है। डेजलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत। किस कलर की फ्लेम देगा? वो आपको वाइट कलर की फ्लेम देता है। जैसे आप गैस ऑन करते हैं तो जो गैस होती है वो किस फॉर्म, क्या फॉर्म देती है अपने को? ब्लू कलर देता है। तो जो मैग्नीशियम रिबन है वो व्हाइट कलर की फ्लेम देगा और एक व्हाइट पाउडर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फ्लेम भी व्हाइट कलर की और पाउडर भी व्हाइट कलर का। इस पाउडर को वी कॉल मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस पाउडर को आप क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। मतलब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया है। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये बना कैसे है? ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हुई जो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। मतलब मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। ये केमिकल इक्वेशन है जिसमें हमने देखा मैग्नीशियम को अपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे बर्न किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड सब्सटेंस बना है। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसका जो कलर है वो व्हाइट होगा। और इसके अलावा जो मैग्नीशियम बर्न कर रहा है, जलते हुए उसकी फ्लेम का कलर भी व्हाइट होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.2, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट का मतलब है PbNO3 ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला है, PbNO3 का ट्वाइस। इसके अंदर हमने ऐड किया है पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम मतलब के और आयोडाइड मतलब आयोडीन का, आयन तो आई आ गया। तो पोटाशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ करवाई है, तो क्या होगा? आप देखोगे कि एक आपके पास लेड आयोडाइड PbI2 बनेगा, यानी कि लेड ने अपना जो बॉन्डिंग है वो आयोडाइड आयन के साथ कर लिया और जो पोटाशियम है वो नाइट्रेट आयंस के साथ जुड़ के कंपाउंड बना देगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 जो है वो KNO3 और KI के आगे पुट कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है? जब लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा, तो एक तो आपके पास क्या बनेगा? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट होता है, मतलब ऐसी चीज होती है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, इनसॉल्युबल इन वाटर, जिसे आप लोग बोलते हो। और इसका जो कलर है पीपीटी का या प्रेसिपिटेट का जो कलर है वो येलो होगा। और साथ में एक आपके पास सॉल्ट बनेगा पोटाशियम नाइट्रेट, ये वाटर में क्या होता है? सोल्यूबल होता है।
तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब पोटाशियम आयोडाइड और लेड नाइट्राइड के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो एक हमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस मिलेगा इन वाटर में, जिसे लेड आयोडाइड बोला है, और एक येलो कलर का पीपीटी होगा, और एक हमें सॉल्ट मिलेगा जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा, जिसे पोटाशियम नाइट्रेट कहा गया है। तो ये आपके पास रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन का नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन उसके बारे में आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन आगे की कहानी पता चलेगी, तब पता चलेगा, आपको थोड़ा चैप्टर के आगे जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट एक्टिविटी में था कि आपने टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्युल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के कुछ टुकड़े लेने हैं आपने, ग्रैन्युल्स आप टुकड़े कर बोल सकते हो। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। अब इसके अंदर या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें। Zn प्लस या तो HCl या फिर H2SO4। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमें कहा है उन्होंने। तो टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। तो होगा क्या, एक तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पे अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे, अगेन एक जिंक सल्फेट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो जो उन्होंने बोला है कि कॉनिकल फ्लास्क को टच करें, तो आप देखोगे कि जो कॉनिकल फ्लास्क है वो आपको हीट यानी कि गर्म महसूस होगी। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, इसका मतलब है इसमें टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया, और वी कैन से कि जो हीट है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम लोग जिंक या मेटल, जिंक एक क्या है, मेटल है, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ पे HCl और H2SO4 दोनों एसिड है, तो हमेशा क्या होगा, हीट रिलीज होती है, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसके बारे में आगे बात होगी। तो हीट रिलीज होगी, जो फ्लास्क है जिसमें आप ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, वो आप जब टच करोगे तो आपको गर्म फील होता है। तो ये रिएक्शन जो है वो आप लोगों की मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमिन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कुछ ऑब्जर्वेशन दी हैं जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या कोई केमिकल चेंज हुआ है। जैसे फर्स्ट है चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट चेंज होती है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। चेंज इन कलर, अगर रंग किसी चीज का बदलता है तो आप उससे डिसाइड कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, अगर कोई गैस रिलीज होती है किसी चीज को मिलाने पे या डिकम्पोज करने पे, तो वो भी आपको बताएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा हो रहा है तो रिएक्शन में किसी चीजों को मिक्स अप करने से या सेपरेट करने से, तब भी आप बोलते हो कि क्या हुआ है, कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसी तरीके से अगर रिएक्शन के दौरान कोई ऐसा सब्सटेंस बन जाए जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, तो उससे भी आप आइडिया लगा लेते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। चेंज इन स्टेट में यहाँ पे आप लोगों को शायद ये आपने 9th में पढ़ा है कि अगर हम लोग किसी चीज को, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है और उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे विंडो बड़ी करता हूँ। चेंज इन स्टेट, अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं जो आपकी बुक में मतलब आप पढ़ोगे भी, अगर हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जिसको बोलते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वाटर है ये इसका जो स्टेट है वो लिक्विड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो गैस है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि यहाँ पे जो स्टेट था वो चेंज हो गया, तो उसके टर्म्स में यू कैन से कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेकिन अगर एक ही चीज जो है वो सिंपली सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या कुछ भी मतलब ऐसे कन्वर्ट हो रही है, फिर उसे आप केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे, उसे वी विल कॉल ओनली फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल स्टेट चेंज ही कहेंगे। तो ये चीज होती है।
इसी तरीके से चेंज इन कलर में भी क्या होता है, अगर आप सिंपली पानी में कोई कलर ऐड कर रहे हो तो वो कलर चेंज हो जाता है, जैसे होली के दिन हो गया, लेकिन वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, वो सिंपली क्या चीज है, आपने मिक्सचर बनाया है, कोई नया प्रोडक्ट आपके पास नहीं बना। लेकिन अगर वही बात हम लोग सब्जी की करें, अगर सब्जी बनाते हो हम लोग हल्दी का यूज करते हैं, तो क्या होता है, हल्दी का जो कलर है वो वहां पर सब्जी के ऊपर आ जाता है और उसका जो मतलब एक नया प्रोडक्ट हमारे सामने बन के आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो उसे आप एक केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। तो मतलब ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जिन सब्सटेंसेस को लेके हम लोग कुछ कर रहे हैं या जिनके अंदर कुछ चेंज आता है उसे वी कॉल रिएक्टेंट्स। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई चीज थी ए एंड बी, इनको मैंने मिक्स किया और मेरे पास प्रोडक्ट बन गया एक्स एंड वाई। तो ए और बी के अंदर जो है वो केमिकल चेंज आया है जिससे उन्होंने एक्स और वाई चीजें बनाई हैं। तो ये ए और बी जो है रिएक्शन में, उनको अपन रिएक्टेंट बोलेंगे, यानी कि रिएक्ट करने वाले, एक दूसरे के साथ रिएक्शन देने वाले। द न्यू सबस्टांस फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में जैसे कि एक्स और वाई नई चीजें बन रही हैं, तो इन नई चीजों को या इन प्रोडक्ट्स को, इन नए सब्सटेंसेस को वी कॉल प्रोडक्ट। यानी कि स्टार्टिंग में जो चीज आपके पास होती है उसे आप रिएक्टेंट बोलते हो, और रिएक्शन होने के बाद जो आपको मिलता है आखिर में उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। बड़ा सिंपल है, आपने क्या किया, आपने वाटर लिया, आपने मिल्क लिया, टी ली, चाय की पत्ती डाली, शुगर लिया और इसको हीट कर दिया, बॉईल कर दिया यू कैन से, तो आपको एंड में क्या मिलती है, चाय मिल जाती है। तो यहाँ पे जो वाटर, मिल्क, टी लीव, शुगर और हीट है, हीट तो नहीं चलो कहेंगे अपा, लेकिन ये जो चार चीजें हैं दीज आर द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्ट हो रही है। रिएक्शन होने के बाद जो फाइनल चीज बनी है दैट इज कॉल्ड टी, चाय, वो एक आपका प्रोडक्ट हो गया। Word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी के आगे एक एरो लगाया है। ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एरो ये बता रहा है कि आपके पास a और b चीजें हैं जो कुछ टाइम के बाद या रिएक्शन होने के बाद x और y में बदल जाएंगी। तो ये जो एरो का मतलब साइन होता है वो क्या से क्या होता है, वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ इशारा करता है। तो ये जो एरो है ये इंडिकेशन के लिए होता है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स। तो ये आपको याद रखना है कि एरो अपन लगाकर यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट रिएक्शन शो करते हैं। उसके बाद है रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड LHS विद प्लस साइन बिटवीन देम। अब जैसे मैंने पिछले रिएक्शन में आपको दिखाया a प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है x प्लस वाई में, तो a और b क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा है तो मैं उनके बीच में क्या ऐड कर दूंगा, प्लस का साइन डाल दूंगा। और ये हमेशा रिएक्शन या इक्वेशन के लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ लिखी जाती है। तो ये आपका कौन सा हिस्सा है इक्वेशन का, दिस इज लेफ्ट पोर्शन। तो लेफ्ट पोर्शन में रिएक्टेंट लिखे जाते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्शन के राइट साइड में लिखे जाएंगे। और अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस का साइन जो है वो पुट कर दिया जाएगा, जस्ट लाइक इन रिएक्टेंट्स, जैसे कि रिएक्टेंट्स में हम लोग कर रहे हैं। The arrowhead points towards the product and show the direction of reaction। arrowhead की बात यहाँ पे भी सेम आएगी, जो ये arrowhead है ये वाला, ये प्रोडक्ट्स की तरफ इशारा करेगा और ये बताएगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हुआ है। जैसे यहाँ पे ये क्या आपको डायरेक्शन बता रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड। तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन करने का जो है वो तरीका बता रहे हैं। ओके, when mass of the reactants and products is not the same in a chemical equation, such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction। अगर कोई इक्वेशन लिखते हुए रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम नहीं है तो उस रिएक्शन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, जिसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सपोज करें मैग्नीशियम वाली एग्जांपल ही आप ले रहे हैं,
मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ तो अपने पास प्रोडक्ट बना MgO। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स डबल है और यहाँ पर ऑक्सीजन की एटम सिर्फ एक है। तो क्लियर है कि यहाँ पे जो मास होगा वो ज्यादा होगा ऑक्सीजन का या फिर रिएक्टेंट्स का, यहाँ पे मास प्रोडक्ट्स का कम होगा। तो जब मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का इक्वल नहीं आया तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि ये वाली जो भी केमिकल रिएक्शन है वो आपके लिए एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। ओके, we need to balance a skeletal chemical equation to follow law of conservation of mass। तो आपको अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है तो क्यों करनी है, ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला फॉलो किया जा सके। एंड व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिंपली एक से दूसरे फॉर्म में वो चला जाता है और वे कैसे शिफ्टिंग हो जाती है। मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी द सेम। मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंगली अब जो मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन हुआ है उसमें जो प्रोडक्ट का मास होगा वो रिएक्टेंट के मास के इक्वल होना जरूरी है। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी है ताकि जो मास है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वो दोनों तरफ सेम हो जाए। तो दैट इज व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। मेन आंसर यही रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है वो लिख दें और यहाँ पे मतलब क्या है वो आप लिख देंगे। The method of balancing chemical equation is called hit and trial method। तो हमारे सिलेबस में जो बैलेंस करने का तरीका है केमिकल इक्वेशंस को उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्यों है? वी मेक ट्रायल्स, हम लोग कोशिश करते हैं टू बैलेंस द इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। हम लोग कौन से नंबर यूज करेंगे? होल नंबर और छोटे से छोटा नंबर। कोफिशिएंट मतलब जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होगा उसके आगे हम लोग प्लेस करेंगे ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। जैसे अपन ने अभी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की बात की एंड यू विल गेट MgO। अब देखिए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 दीज ऑल आर होल नंबर्स। जीरो तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि अगर जीरो यूज कर लिया तो फिर तो वो सारा खत्म ही हो गया। वन ऑटोमेटिकली यूज होता है बाय डिफॉल्ट, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम के आगे वन लगा हुआ है, O2 के आगे वन लगा हुआ है। उसका मतलब क्या है? इनका वन का तो कोई यूज आपका मतलब बाय डिफॉल्ट ही होता है। तो यानी हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? टू से होगी। पहले हमें ये देखना है कि अगर आप टू लगा देंगे तो टू लगाने से केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो रही है। अगर टू से बाद नहीं बन रही फिर 3 4 5, मतलब हमें होल नंबर तो लेने हैं लेकिन प्रेफरेंस क्या जानी चाहिए? सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। अगर मान लो आपकी इक्वेशन 3 पे भी बैलेंस हो रही है और 5 पे भी बैलेंस हो रही है तो यू विल पिक 3। आपको 3 चूज करना है क्योंकि हम लोग सबसे छोटा होल नंबर कंसिडर करेंगे। उसके बाद ये हमेशा एज अ कोफिशिएंट यूज होना चाहिए, मतलब ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे लगना चाहिए, कभी भी नीचे या ऊपर इधर या फिर बीच में नहीं लगेगा कि आप सपोज करो Mg2O लगा दो, ये एब्सोल्युटली गलत है। हमेशा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे प्लेस करना है कोई भी आप नंबर जो भी लगा रहे हो एज ए कोफिशिएंट। ना पावर आएगी, ना पैरों में आएगा, ना नीचे, ना कुछ भी नहीं, सिंपली कंपाउंड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे आप लोग उसको लगाओगे। अब जैसे यही रिएक्शन लगा लो Mg+O2 MgO बन रहा है, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है, आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी मैग्नीशियम की एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है, लेकिन इधर ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम जो 2 है और इधर एक है, तो हमें यानी कि ऑक्सीजन को 2 बनाना है। तो 1 को 2 बनाने का क्राइटेरिया क्या है? सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये नहीं है कि हम लोग O के पैर में 2 लिख देंगे, गलत है। कोफिशिएंट मतलब आगे लगाना है, तो अब आगे का मतलब ये भी नहीं कि आप यहाँ पे लगा दोगे, ये भी गलत है। पूरे के पूरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे लगाना है, तो मैं MgO के आगे 2 लगा दूंगा। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम की 2 एटम्स हो गई, यहाँ पे 1 है, तो इट मींस हमें यहाँ पर भी क्या प्लेस करना पड़ेगा? 2 प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि 0 एप्लीकेबल नहीं है, 1 लगा ही हुआ है लेकिन उससे बैलेंस नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आ गया? 2 आ गया।
तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो भी एटम्स है रिएक्टेंट में वो प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली उनके मास भी इक्वल होंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फॉलो हो गया और हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमें होल नंबर ही यूज करने हैं, एज अ कोफिशिएंट यूज करने हैं, और स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे कहानी, ये चीज है। तो इस तरीके से आपका जो आज का हमारा सेशन है वो डन हुआ। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर की इंट्रोडक्शन और जो आइडिया दिया गया है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।